हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे वेबसाइट पे विज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो नहीं दिए हैं तो प्लीज आप लोग जाके दे लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकुंचन गति किस पौधे में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। तो छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो ये साफ जल में रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मानव का प्रांकुंचन दाब कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का प्रांकुंचन दाब कितना होता है। तो 120 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ को करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो फेलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है
कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है, तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है, तो पॉलिथीन भी नहीं है, रबर भी नहीं है, प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं है, यानी ये सभी नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता पड़ता है, यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो जो कुटपाद होता है ये अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु वृषण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करता है। तो त्वचा से करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। तो प्लेटलेट्स रोकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो कोशिका द्रव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से किसका उपयोग फल पकाने में करते हैं। तो एथिलीन का करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मछलियाँ किससे श्वसन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियाँ किससे श्वसन करती हैं। तो गिल्स यानी गलफड़े से करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं।
तो ये हरित लवक के कारण से दिखाई देती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो विघटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है, तो घास उत्पादक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों में कौन लिंग गुणसूत्र होता है, तो XY होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि दही का जमना कौन सी क्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही का जमना कौन सी क्रिया है, तो ये किण्वन का क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषण होता है, तो ये किस में होता है, तो ये हरे पेड़ पौधों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पत्तियों में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो ये पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन होता है तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, तो ए बी रक्त समूह वाला रक्त सबसे रक्त ले सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों के सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीजन का वाहक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना ये गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है तो सर्प है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, तो वायुमंडल के 5 परतों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है, तो उनके छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो प्रत्यावर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा की यौगिक बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो जीन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन सा है, तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, यानी ये सभी हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83
83 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया, तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है, तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रक्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उत्सर्जन के द्वारा निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियन से, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है, तो जो ग्रहणी है ये छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है, तो ग्लूकोज का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। यहाँ पे आपको बताना है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
संतानवे नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृत जीवी पोषण पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रित कौन करता है। तो तंत्रिका और रसायन दोनों करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका जीव विज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे विज्ञान का टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप नहीं दिए हैं तो जाके जल्दी से हमारे वेबसाइट पे विज्ञान का टेस्ट दीजिए। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, और ये होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।